मौर्य कला एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में इतिहासकारों के बीच में कई मतांतर रहे हैं। बिहार और आसपास के क्षेत्र में विकसित होने वाली ये कला विशिष्ट दो मायनों में। पहला कि लोक कला के साथ साथ इसमें राजकीय कला का भी मतलब राजकीय संरक्षण भी इस कला को प्राप्त हुआ, और दूसरा कि इस कला की तुलना बहुत सारे इतिहासकार ईरान वगैरह से करते हैं। तो इन सब बातों पर आज के इस परिचर्चा में हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग मौर्य कला के राजकीय कला पक्ष को लेते हैं। राजकीय कला का मतलब ये हुआ कि ये वैसी कला थी जिनको कि राज्य का उनके नियंत्रण में तैयार करवाया गया था। मतलब शिल्पकारों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इसमें हम लोग दो इम्पोर्टेंट चीज पर विचार करेंगे, एक तो मूर्ति कला और दूसरा स्थापत्य कला। एक एक कर हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आइए स्थापत्य। मौर्यकालीन स्थापत्य में मौर्य राजप्रासाद, अशोक के काल के स्तंभ, अशोक द्वारा बनवाए गए बहुत सारे स्तूप और विहार, उसके बाद अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा बनाया हुआ कुछ गुफा, नागार्जुनी बराबर वगैरह। तो इन सबको हम लोग स्थापत्य में की श्रेणी में रख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाएं राजप्रासाद पर। तो इस राजप्रासाद का निर्माण माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वारा करवाया गया होगा। हो सकता है इसमें कुछ संरचनाएं चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्व जो शासक रहे नंद वगैरह, उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्यों द्वारा नंद वंश के नाश के काल में वो संरचनाएं बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रही होंगी और उनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया होगा। मेगास्थनीज के विवरण और अन्य यूनानी स्रोतों, चंद्रगुप्त का चाणक्य का जो है सो अर्थशास्त्र वगैरह के आधार पर हम लोग जो है सो उसके राजप्रासाद का विवरण जरा सा देखते हैं। फाहियान जो कि गुप्त काल में आया, उसने जो विवरण लिखा है वो बहुत ही अतिरेकपूर्ण है। फाहियान तो कहता है कि किसी मानव द्वारा ये जो है सो निर्मित नहीं हुआ होगा। उसके बारे में कहता है कि ये निश्चित ही देवों के द्वारा निर्मित रहा होगा। एरियन जो ग्रीक इतिहासकार था, उसने इसकी तुलना सूसा और एकबताना के महलों से की है। और आप जानते हैं कि सूसा का काल या एकबताना का काल मौर्यों के काल से कई सौ साल बाद का रहा है। तो इसका मतलब है कि उस बीच में भी कोई जो है सो उस ढंग का महल यूरोप और आसपास के क्षेत्रों में नहीं बना होगा, अगर एरियन इस बात की तुलना करता है तो निश्चित रूप से ये जो है सो राजप्रासाद पूरे स्थापत्य के क्षेत्र में एक विशिष्ट महत्व रखता होगा। चंद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया ये जो महल था वह 84 स्तंभों पर कायम था, और ये जो स्तंभ थे
वो पत्थरों के बने हुए थे, और अगर ज्यादा स्पष्ट रूप से कहें तो ये बलुआ पत्थरों से बने हुए थे। और इस तरह से एक विशाल सभा भवन बनवाया गया था। इसके छत और इसके फर्श ये पूर्णतया लकड़ी से बने थे, जबकि इसकी दीवारें जो बनी थी उस पर लकड़ी की पूरी नक्काशी थी। शायद यही सब चीज थी जो प्रेरित कर रही थी एरियन को कि उसकी तुलना जो है सो वो विश्व के अन्य महलों से कर सके, या पायान को लग रहा था कि वो देवों द्वारा निर्मित होगा। इसके अवशेष आज कुम्हार में देखे जा सकते हैं। एक आध पत्थर के स्तंभ हमको वहां पर मिल जाएंगे। मेगास्थनीज ने भी इस बात की चर्चा की है। मेगास्थनीज का अगर पाटलिपुत्र का संरचना देखें, जो राजकीय कला का बहुत महत्वपूर्ण मतलब कहा जाए कि एक तरह से फोर्टिफाइड जो है सो शहर था, उसके बारे में मेगास्थनीज कहता है कि जो है सो ये 9.5 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा जो है सो क्षेत्र होगा, मतलब शहर होगा, और जो 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है, गंगा, सोन और पुनपुन। और इस नगर के चारों तरफ लकड़ी की दीवारें बनी हुई थी। उसमें ऐसा है कि मतलब लकड़ी के 2 तरफ से दीवार बनाकर बीच को पाट दिया गया था, इस तरह से संरचना बनी थी। इसके बाद लकड़ी के चारों ओर जो है सो 60 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया था, और इसकी चौड़ाई 600 फुट थी, और ये खाई की तरह का बनाया गया था जिसमें कि पानी भरा गया था, ताकि जो है सो आक्रमणों से इसको सुरक्षा मिल सके। इसके अलावे ये जो लकड़ी के जो है सो की जो संरचना थी, इसके बीच बीच में जो है सो तीर चलाने के लिए जो है सो माने जगह बना हुआ था। बुलंदी बाग के पास जो खुदाई हुई है 1920 ईस्वी में, उसके हिसाब से वहां पर इसका जो है सो जो संरचना मैंने जो है सो खुदाई में मिलता है उसके घेरे का, वो इसका जो सो एक आर्कियोलॉजिकल प्रमाण है, जिसमें कि हमको मिलता है कि 2 तरफ से जो है सो लकड़ी का जो है सो पैरेलल लठ लगा हुआ है, और उसके ऊपर धरन से जो है सो पाटा गया हुआ। तो ये जो है सो दोनों ही महत्वपूर्ण स्थापत्य के नमूने जो है सो मौर्य कला के हमको मिलते हैं। तो चंद्रगुप्त के काल में तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसके बाद हम लोग जो दूसरा राज्य संरक्षण में जो कलाकृति है, जो सबसे महत्वपूर्ण भी हम कह सकते हैं, वो है अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ। तो अशोक ने अपने राज्य क्षेत्र के मैदानी भागों में अलग अलग जगहों पर स्तंभों का निर्माण कराया, और स्तंभों पर जो है सो अपने अभिलेख लिखवाए। आप जानते हैं 7 अभिलेख हैं, और ये मैदानी भाग में इसलिए कि जो है सो इन जगहों पर जो है सो विशाल शिलाखंड उपलब्ध नहीं थे। आप जानते हैं कि जो है सो जिन क्षेत्रों में ऐसे शिलाखंड थे वहां शिलाओं पर ही सीधे सीधे लेख लिखवा दिए गए, लेकिन जिन जगहों पर नहीं थे उन जगहों पर स्तंभ लगवाया गया है। और ऐसे स्तंभों की संख्या 30 से 40 के आसपास हो गई है अब तक जो प्राप्त हुए हैं। इनकी ऊंचाई 35 से 50 फीट जो है सो है, जो सीधे सीधे जमीन में जो है सो गड़े हुए हैं, और जो है सो खुले जगह पर है। पूरे जगहों पर ये जो स्तंभ हैं, ये बलुआ पत्थर जो चुनार और आसपास के जो है सो
पहाड़ियों में मिलता है उसको लेकर बनवाया गया है। इसमें जो है सो जो संरचना है उसमें एक सीधी यष्टि बनाई गई है, मतलब धड़ जिसको हम लोग कह सकते हैं, और उसके ऊपरले सिरे पर जो है सो कलाकृतियां हैं, जैसे कि उल्टा कमल का आकृति है जिसको बहुत लोगों ने घंटा भी कहा है। उसके बाद एक चौकी के किस्म का जो है सो संरचना है जिसके ऊपर अलग अलग पशुओं की आकृति है। आप जानते हैं सारनाथ स्तूप में जो है सो एक चक्र बना हुआ है, उसके चारों तरफ जो है सो पशुओं की आकृति है। उसके ऊपर जो है सो अलग अलग पशुओं का अलग अलग जगहों पर चित्रण है, जैसे सिंह, बैल, हाथी वगैरह। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जो है सो पशुओं का प्रयोग किया गया है दिशा के अनुरूप। तो ये बहुत जो है सो सजे हुए स्तंभ है, और इनको भी आप 2 कैटेगरी में बना सकते हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिन स्तंभों पर राजकीय आदेश लिखे गए, बहुत ऐसे भी स्तंभ हैं जिन पर कोई आदेश नहीं लिखा गया है। तो हो सकता है कि जो है सो ये उस समय नए आदेश बनने की प्रक्रिया में ही हो और ये एक तरह से उन पर आदेश लिखना बच गया रहा हो। तो खैर, बिहार में जो ऐसे स्तंभ हैं उनमें जो है सो सबसे महत्वपूर्ण है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, बसाड़ और रामपुरवा। ये जो है सो इन स्तंभों को लेकर जो है सो बहुत चर्चा होती है। कुछ लोगों का मानना था कि ये स्तंभ जो है वो ईरानी प्रभाव में बने। तो हम लोग जरा सा यहाँ पर तुलना कर लेते हैं। तो वो कौन से जो है सो कारण थे जिनके आधार पर इनको ईरानी स्तंभ माना जाता है। मुख्य रूप से प्रारंभिक ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस पर जो है सो जोर दिया। 3 बात को आधार मानते हुए तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इन स्तंभों की तुलना ईरान से की है। वस्तुस्थिति ये है कि पर्सिपोलिस के राजमहल से जुड़े हुए कुछ स्तंभ हैं, उन पे भी इसी तरह की संरचना बनी है और उसपे भी जो है सो इसी तरह से कुछ अभिलेख हैं जिससे कंपैरिजन करते हैं ब्रिटिश इतिहासकार और कहते हैं कि ये ईरानी प्रभाव में ये बना होगा। और उसपे 3 ठो बात को वो लोग जोड़ देते हैं। पहला कि चमकीली पॉलिश, दूसरा घंटा की आकृति और तीसरा पशु की आकृति। ये 3 आधार पर वो लोग जो है सो उसको कंपैरिजन करते हैं ईरान से। लेकिन वस्तु स्थिति ये है नहीं। हम लोग अगर इन तीनों बिंदु पर अलग अलग चर्चा कर लें तो सबसे पहले पशु आकृति। भारत में पशुओं को चित्रांकित करने की पद्धति सिंधु घाटी सभ्यता से ही चली आ रही, ये नई नहीं है ना। तो इस बात के आधार पर कह देना कि ये विदेशी है तो ये उचित नहीं है। ये जो जिनको ये घंटा बता रहे हैं वस्तुतः यह घंटा है नहीं। अगर आप जो है सो सारनाथ स्तंभ वाले ही पर देखेंगे या किसी अन्य पर तो देखेंगे कि वो कमल की उल्टी संरचना है। तो उल्टे कमल से जो है सो इसको हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। और वो घंटा अगर होता तो उसका ऊपर जो है सो थोड़ा छोटा होता, बाहर बड़ा होता और उस तरह से उसकी नीचे वाले भाग में थोड़ा सा जहां पर घंटा का वजन पड़ता है मोटा ही होता। तो इसका मतलब ये है कि घंटा वो लोग चित्रित नहीं कर रहे थे,
वहां पर जो है सो सीधे सीधे बराबर पत्तियों जैसी संरचना बनी हुई है, जिसको कि हम लोग उल्टा कमल कह सकते हैं। रही बात पॉलिश की, तो भारत में बहुत प्राचीन काल से ये पॉलिश इस तरह की होती आ रही है। इसको हम लोग जो है सो अगर वासुदेव शरण अग्रवाल का रेफरेंस लें तो उन्होंने जो है सो इसके साक्ष्य दिए हैं कि महाभारत काल में भी इस तरह का जो है सो चमकीला पेंट जो है सो इस्तेमाल किया जाता था। आपस्तंभ सूत्र में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं कि जो है सो चमकीली पॉलिश होती रही है। तो ये जो है सो भारतीय परंपरा है। तो भारत में जो है सो चमकीली पॉलिश का ये परंपरा है। और हम लोग जो है सो अगर एनबीपीडब्ल्यू का बात करें तो एनबीपीडब्ल्यू भारत के मध्य मैदानी मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में जो है सो बहुत समय से देखते आए हैं। बौद्ध काल से ही इसका जो है सो इस्तेमाल बहुत जम के होता है। तो इन तीनों को बहुत जो है सो ठोस आधार नहीं माना जाता। इसके अलावे हम लोगों को ईरानी स्तंभों और भारतीय स्तंभों में बहुत डिफरेंस भी मिलता है। जैसे अशोक के जितने भी स्तंभ हैं सब एकाश्म है। एकाश्म है मतलब एक पत्थर के बने हुए हैं, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक की संरचना एक पत्थर को काट कर बनाई गई है और उसमें शिल्पकारी की गई। जबकि ईरानी जो स्तंभ जितने भी हैं वो अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया। अगर हम लोग फिर दूसरा कंपैरिजन लें तो ये देखेंगे कि अशोक के जो स्तंभ हैं उनमें कोई आधार नहीं है, वो जमीन में गड़े हुए। जबकि ईरानी स्तंभ जो है वो चौकी जैसी संरचना बनाई गई है और उसके ऊपर बनाए गए। तो इस हिसाब से भी ये अलग है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि अशोक के स्तंभ कहीं भी खुले में बनाए गए, मतलब ये स्वतंत्र रूप से बनाए गए, इसको किसी दूसरी संरचना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ईरान में जो भी स्तंभ बनाए गए हैं वो किसी न किसी भवन से जुड़े हुए हैं, जैसे पर्सिपोलिस से या इस तरह से। दूसरा, अशोक के स्तंभ सीधे सीधे ऊपर तक बने हुए हैं, सपाट, जबकि ईरान के स्तंभ गराड़ीदार बने हुए हैं। गराड़ीदार मतलब उसमें नाली जैसी संरचना, गड्ढा बना हुआ है। तो एक तरह से कहा जाए कि नाली जैसी संरचना है उसमें बनी हुई, मतलब ऐसे करके छील के जो हम लोग करते हैं। अशोक के स्तंभ में पशुओं की आकृतियां तो है ही। तो इन सब आधारों पर हम अशोक के स्तंभ की तुलना ईरान से स्तंभ से करने में बहुत ये जो है सो हमको प्रामाणिक नहीं दिखता। ये एक तरह से कहा जाए कि ये भारतीय मौलिक रूप से विकसित किए गए स्तंभ है। हो सकता है कुछ प्रेरणा ली गई हो, लेकिन कला के मामले में कोई भी जो है सो वहां से हम लोग इसका जो है सो सामंजस्य स्थापित करने में ये ठीक नहीं होगा। इसका जो है सो निष्कर्ष निकाल लेना कि उसी के आधार पर ये स्तंभ बना हुआ है शोभा। अब आइए, राजकीय संरक्षण में जो दूसरी संरचना बनी है वो है स्तूप। कहा जाता है कि बुद्ध के अवशेषों को लेकर अशोक ने पूरे भारत में कई स्तूप बनवाए। संख्या अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग दी जाती है। वेनसांग ने अलग दी है, बाद के काल के लोग तो और भी बढ़ के कहते हैं कि 80,000 स्तूप थे, तो फलाना थे। तो खैर जो भी, लेकिन मौर्यकालीन स्तूप अगर हम लोग जो है सो देखें तो उसमें जो है सो सांची, भरहूत और तक्षशिला में जो धर्मराज का स्तूप है, ये तीनों स्तूप हमारे हिसाब से मौर्यकालीन रहे होंगे। माना जाता है कि अशोक ने जो सो 8 स्तूप बनवाए होंगे, लेकिन ये अभी डिस्कशन का विषय है, इस पर अभी स्पष्ट कहा जाना उचित नहीं है। अब ये स्तूप होते क्या थे? स्तूप होते थे कि जो है सो बुद्ध के
जो सो अस्थि अवशेष को एक जगह पर स्थापित किया जाता था और उसके चारों तरफ उल्टे कटोरे जैसी संरचना एक बनाई जाती थी। मतलब कहा जाए कि सेमी स्फेयर टाइप का, या कहेंगे खोखला सेमी स्फेयर, उन्हें उसको क्या कहेंगे हम उसको, अर्ध गोलाकार संरचना उसको हम लोग कह सकेंगे। और उसके भीतर भिक्षुओं को बैठने और प्रेयर करने की व्यवस्था होती। इसके अलावे स्तूप के सामने जो है कुछ जालीदार घेरे बनाए जाते थे, एक तरह से कहिए कि वो जो सो बाहरी बाउंड्री के आसपास, तो वो पाषाण वेदिकाएं बनाई गई हैं। हमको अगर मौर्यकालीन ऐसी वेदिकाओं को देखना है तो हम लोग बोध गया में और जो है सो सारनाथ में इस तरह की वेदिकाएं देख सकते हैं जो मौर्यकालीन रही होगी। भरूच में जो है सो सांची में, इसमें जो पाषाण वेदिकाएं बनी है उसके बारे में कंफ्यूजन है कि हो सकता है कि ये शुंग काल में बनी हो। बहुत सारे जो है सो कलाविद इसको मानते हैं कि जो है सो ये शुंग कालीन होगी। सांची का जो और भरूच का जो बाहरी जो भव्य संरचना है वो शुंग कालीन माना जाता है। इसके अलावे जो उसका जो वेदिका है या जो स्तूप है उसके ऊपर बुद्ध के जीवन काल का चित्रण मिलता है, जातक कथाओं का चित्रण मिलता है, और इसके माध्यम से जो सो बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियां, आप जानते हैं कि जो है सो अशोक खुद भी जो है सो बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित रहा था। तो इस तरह से जो है सो मौर्यकालीन राजकीय कला में जो सो स्तूपों का अपना महत्व। इसके अलावे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बनी, वो थी गुफाएं। मौर्यों ने खास करके अशोक और दशरथ, अशोक और उसका पौत्र दशरथ, इसने जो है कुछ गुफाओं का निर्माण कराया। क्यों? तो आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए। देखिए, अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित था, चंद्रगुप्त जैन हो गया या जो भी हो, इस तरह से जो है सो, लेकिन उसके बावजूद उसके समय में धार्मिक रूप से अन्य संप्रदायों का भी प्रॉपर सम्मान था। अशोक ने नागार्जुनी और बराबर जो आमने सामने है, और दशरथ ने उन दोनों में जो है सो कुछ गुफाएं बनवाई थी। बराबर की पहाड़ियों में आप जानते हैं अशोक द्वारा बनवाई गई गुफाएं हैं, नागार्जुनी की पहाड़ी में जो है सो कुछ गुफाएं दशरथ के द्वारा बनाई, और दोनों ही गुफाएं जो है सो आजीविकों को उपासना के लिए दी गई है। मतलब साधना पर्पस के लिए मैंने छोटी पहाड़ी को भीतर से काटकर खोखला बनाया गया और उसमें जो है सो दरवाजे लगा दिए गए। लोमस ऋषि की जो गुफा आप वहां पर देखेंगे उसमें जो है सो बहुत खूबसूरत दरवाजा बना हुआ है, वो मेहराबदार है, और उसमें जो है सो भीतर अंडाकार कोठरी बन जाती है और मेहराब में जाली जैसी संरचना भी लगी हुई है। जबकि अन्य गुफाओं में जैसे सुदापन गुफा है वहां पर जो है सो आयताकार जो है सो दरवाजा है, लेकिन उसमें कोई इस तरह से जालीदार संरचना वगैरह नहीं है। जो भी हो, ये बहुत ही कहा जाए कि मेहनत का काम था, और अगर इस तरह की संरचना उस समय बनी तो इसकी तुलना हम लोग जो है सो बाद में अजंता एलोरा के समय से कर सकते हैं, या और जो है सो बाघ वगैरह की गुफा से कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो है सो उसके भीतर में जो है सो नक्काशियां, कुछ फ्रेस्कोस, ये सब जो है सो डेवलप किए गए। तो ये सब जो है सो हमारा था 3-4 बात जो राजकीय कला से संबंधित। अब आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें लोक कला। लोक कला का मतलब ये हुआ कि वैसी कलाकृतियां जिसका निर्माण सामान्य जनता अपनी अभिरुचि से करती है।
इसमें प्रमुख रूप से मूर्तियां थी। अभी हम लोग जो राजकीय कला कर रहे थे उसमें भी जो है सो बहुत सारी मूर्तियों का बात हो गया था, जैसे कि स्तंभों के ऊपर बनी हुई आकृतियां, जैसे स्तूप की वेदिकाओं के आसपास जो है सो बनी हुई जो है सो संरचनाएं, उसमें जो मूर्तियों को उकेरा गया। यहाँ पर लोक कला में बहुत ही विशिष्ट थी मूर्तियां। अगर हम लोग चाणक्य के अर्थशास्त्र को सहारा लें तो वहां पर उसमें चर्चा मिलती है कि सरकारें मतलब शासन खुद भी देवी देवताओं की मूर्तियों को बनवाकर सेल आउट करते थे, बेचते थे और उससे राजस्व कमाया जाता था। इसके लिए जो है सो राजकीय जो एक तरह से कहिए कि छोटा उद्योग विकसित था और उस उद्योग में जो है सो कंट्रीब्यूशन कौन देते थे? जो स्थानीय शिल्पकार थे वो अपना जो है सो एक दिन का मेहनत उसमें कंट्रीब्यूट करते थे। मतलब वही चित्रकार जो अपने लिए जो है सो मूर्तियां बनाते थे, राज्य मतलब 6 दिन में एक दिन राज्य के लिए कार्य करते थे। ये तो था, तो वहां से एक साक्ष्य हम लोगों को मिल जाता है। तो देवी देवताओं की मूर्तियां वगैरह जो है सो राज्य के नियंत्रण में भी बनती थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो बिल्कुल राज्य के नियंत्रण से बाहर है। ऐसे साक्ष्य कम मिले हैं और कुछ जो मिले हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट है। इसमें अलग अलग स्थानों पर कुछ यक्ष यक्षिनियों की मूर्तियां मिली है। अब यक्ष है, यक्षिनियां है या क्या है ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन चूंकि उनका जो साइज था वो इस ढंग का था जो कि सामान्य मानव के साइज का नहीं हो सकता। तो ये अतिकाय थी जो सामान्य मानव के आकार की से बड़ी थी और शरीर भी जो है सो बहुत पुष्ट और सुडौल थे, मतलब एकदम परफेक्ट मानव के साइज का। तो ये इमेजिनरी हो सकता है क्योंकि हर मानव में कुछ न कुछ कमी बेसी होगा। इसमें जो है सो इस तरह से संरचना बनाया जाता था कि जो कि परफेक्ट जो है सो था और उसका आकार भी भव्य था, दिव्य था। तो इस तरह से जो है सो अगर मान लें तो ये माने मानव के से हटकर यक्षों की प्रतिमाएं हो सकती है। जैसे हम लोगों को मिला है परखम में, जैसे महरौली विदिशा के आसपास में जो है सो ऐसी मूर्तियां मिली है। दीदारगंज पटना से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना मिली है जिसमें कि एक यक्षिनी को जो है सो अपने हाथ में चंवर मतलब वो जो पंखा के तरह का होता है, रोएदार पंखा, चंवर को हिलाते हुए और जो है सो अलग अलग स्थानों पर इस तरह की बहुत सारी मूर्तियां मिली। इन में दो बात खास है। पहला बात कि ये सारी मूर्तियां जो है वो सामने से देखने के लिए बनाई गई। जैसे आजकल हम लोग जो मूर्तियां बनाते हैं दुर्गा पूजा वगैरह में, उसके पीछे का भाग में आप देखिएगा कि पेंट भी नहीं होता, लेकिन सामने के भाग को बहुत ही आर्टिस्टिक रूप से जो है सो सजाया जाता है। तो ये जितनी भी यक्ष यक्षिनियों की मूर्तियां बनी है वो सब सामने से जो है सो देखने के लिए बनाई गई। पहला बात तो ये होगी। दूसरा बात है कि इसमें सजावट जो है बहुत ही सुंदर है। शारीरिक सौष्ठव की जो है सो बनावट बहुत अच्छी है। आभूषणों का प्रयोग है और मतलब हाथ में का गले में हर तरह से उसको आभूषणों से सजाया गया। अब ऐसी मूर्तियां मिल कहां रही है? वहां पर कोई ऐसी संरचना या मंदिर या ये और वो इस तरह का कहीं कुछ नहीं मिला। वो जहां भी मिला है खुले में जो है सो ये मिला है ना। तो खुले में मिलने का मतलब क्या हो गया कि जो है सो इसका मतलब है कि वहां पर बड़े आयोजन होते रहे होंगे जिसमें लोगों का
जो है सो एक जगह इकट्ठा होते रहे होंगे और उन जगहों पर लगाने के लिए इस तरह की मूर्तियां बनाई जाती है। इसके अलावे बिल्कुल नग्न 2 मूर्तियां मिली है जो संभवतः जैन कायोत्सर्ग, मतलब जैन लोग जो शवासन में लेटकर अपना प्राण छोड़ते हैं, तो उस तरह से जो है सो ये मूर्ति मिली है। फिर ये मूर्ति जो है सो पटना के लोहानीपुर से प्राप्त हुई है। इसके अलावे बहुत सारे पशु पक्षियों की जो है सो की बनावट संरचना आपको मिल पाई है। मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां हैं, हाथी, घोड़ा, हिरन वगैरह इसमें शामिल है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे आप चंद्रग्राहिणी यक्षिणी में लें या इन मिट्टी की मूर्तियों में लें, चमकदार पॉलिश माने सब में और अच्छे तरीके से। ये अलग बात है कि उसमें से बहुत जो है सो बहुत सारा जो है सो अलग अलग क्वालिटी के वजह से जो है सो कुछ खराब भी हुआ है, लेकिन ज्यादातर का पॉलिश अभी भी बरकरार हमको मिल जाता। अगर हम लोग कलात्मक दृष्टि से देखें तो इसमें मूर्ति जो होती थी बड़ी बड़ी होती थी, बेडोल मतलब अतिकाय होती थी, उसके पैर लंबे और भारी बनाए गए हैं और उंगलियां भी जो है सो असमान और अस्वाभाविक रूप से है। इसका मतलब यही सब है आधार, जो कि हम लोग उसको मानव की मूर्ति न करके जो है सो यक्ष की मूर्ति कह देते हैं। तो लोक कला में ये खास बात हमारे पास थी। पत्थर की मूर्तियां जो यक्षों कायोत्सर्ग वाले मामले में हर में है, साथ साथ राज्याश्रय प्राप्त जो मूर्तियां बनी है, जैसे कि स्तंभ के ऊपर की मूर्ति वो भी इसी तरह से बनी है। और राज्याश्रय में जो मूर्तियां बनी है और लोक मूर्तियां जो बनी है, दोनों में एक अंतर है खास कि राज्याश्रय वाली मूर्तियों में स्वाभाविकता अधिक है, जबकि इसमें जो है सो बेडौलपन ज्यादा है। तो इस तरह से हम लोग जो है सो आज के डिस्कशन में जान पाए कि मौर्य काल में किस तरह की संरचनाएं, किस तरह की मूर्तियां बनती थी। आशा है कि आपको जो है सो इसके संबंध में जो प्रश्न वगैरह आते हैं तो उसमें इसका फायदा आपको मिलेगा। धन्यवाद।